नाग कुमारी की जय हो। कितनी बार कहा है तुम्हें नम्रता, मुझे सिर्फ नैना कहा करो। और मैंने भी तो आपको कितनी बार समझाया है ना कि मैं आपको आपके नाम से नहीं पुकार सकती, क्योंकि आप नागलोक की राजकुमारी हैं। वो मैं बाकियों के लिए हूं, पर तुम तो मेरे बचपन की सहेली हो नम्रता। मैं एक दासी हूं जिसे आप अपनी सहेली मानती हैं, और सच कहूं तो ये मेरा सौभाग्य है नाग कुमारी, किंतु फिर भी मैं अपनी जगह नहीं भूल सकती ना। ओहो, फिर से नाग कुमारी, अब की बार तुमने मुझे ये कहकर बुलाया ना तो कसम से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी मैं। जी नाग कुमारी। रुको रुको, अभी बताती हूँ नाग कुमारी की बच्ची। इतना कहकर नाग कुमारी नैना नम्रता को मारने के लिए दौड़ी और नम्रता हंसते हुए खुद को उससे बचाने के लिए नागमहल से बाहर बगीचे में आ गई, जहाँ नैना भी पहुंच गई। और अब इन दोनों में पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं और बचपन से ही एक दूसरे के साथ थी। नम्रता की माँ नागरानी काया की दासी थी। जब नम्रता छोटी थी तभी से उसकी माँ उसे अपने साथ नागमहल लाने लगी थी। नम्रता और नैना एक ही उम्र की थी, तो जैसे नम्रता की माँ नागरानी की दासी थी तो वैसे ही नम्रता नाग कुमारी नैना की दासी बन गई। मगर नैना ने हमेशा से ही नम्रता को दासी से बढ़कर अपनी सबसे अच्छी सहेली माना। हालांकि नागरानी काया को ये दोस्ती बिल्कुल नहीं सुहाती थी। उन दोनों को बगीचे में इस तरह मस्ती करते हुए नागरानी ने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। हाँ तो कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है माँ। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं सब देख रही हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं नैना कि वो लड़की तुम्हारी दासी है, उसे इतना सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जब तक तुम छोटी थी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे अपनी औकात और तुम्हें अपना ओहदा पता होना चाहिए। पर माँ, भगवान ने जब हम सबको एक जैसा बनाया तो फिर ये भेद क्यों? क्योंकि उसी भगवान ने तुम्हें शाही नागवंश में पैदा किया और उसे एक दासी के घर, तो उससे वैसे ही पेश आओ जिसकी वो हकदार है। और वैसे भी इन गरीबों को जितना मुंह लगाओ ये उतना ही सिर पर चढ़ते हैं। नैना अपनी माँ की बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी, पर वो अपनी माँ और नागरानी से और बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई। और फिर, माँ गलत कहती हैं, नाग देवता ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, हम सब एक जैसे हैं। अब अगर नम्रता गरीब के घर पैदा हुई तो इसमें उसका क्या दोष? माँ के लिए भले ही नम्रता एक दासी हो, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी सहेली थी, है और हमेशा रहेगी। और जब मैं रानी बनूंगी ना तो ये सारा भेदभाव मिटा दूंगी। मेरे राज में सब एक बराबर होंगे। हाँ। नैना खुद से ही बातें कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि दरवाजे पर खड़ी नम्रता उसकी ये बातें सुन रही थी। नैना की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी नजर में नैना के लिए सम्मान और बढ़ गया। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन, माँ आपने बुलाया? हाँ देखो नैना, अब मेरी उम्र होने लगी है और तुम भी अब बड़ी हो गई हो। मेरे लिए अब नागलोक को संभालना भारी पड़ रहा है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब से तुम नागलोक की बागडोर संभालोगी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नागलोक के सिंहासन पर बैठकर राज करो और अपने हिसाब से इस नागलोक को चलाओ। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। अच्छी बात है, तो फिर आने वाली पूर्णिमा को तुम्हारा नागाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद तुम इस नागलोक की नागरानी बन जाओगी। और आप? तुम्हें सब कुछ सौंपने के बाद मैं नागनाथ तीर्थ की यात्रा पर जाना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। और फिर कुछ ही दिन बाद नैना की ताजपोशी का वक्त भी आ गया। पूरे नागमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। फिर जैसे ही ताजपोशी की बारी आई, ऐन मौके पर नागपुरोहित चिल्ला पड़े। अनर्थ हो गया। ये कैसे हो गया नागरानी जी? क्या हुआ नागपुरोहित जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नागरानी जी, वो नागमणि वो अपने स्थान पर नहीं है। लगता है किसी ने नागमणि को चुरा लिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? नागमणि कहाँ है ये तो सिर्फ 3 लोग ही जानते थे, मैं, आप या फिर नैना, और हम तीनों ही फिलहाल यहाँ मौजूद हैं। तो फिर किसने किया ये? तभी काया ने देखा कि नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे और इस वक्त नैना के आसपास नम्रता मौजूद नहीं थी। ओह, अब समझी। नैना, तुमने ही उस दासी की बेटी को नागमणि का पता बताया ना? अब देखो, जिस बात का डर था मुझे वही हुआ ना। वो 2 कौड़ी की दासी नागमणि को चुरा कर ले गई। माँ, ये सच है कि मैंने ही उसे नागमणि का पता बताया था, पर वो चोर नहीं है। नम्रता ऐसा कभी नहीं कर सकती, मेरा विश्वास कीजिए। बस, अब बहुत हुआ। नाग पुरोहित जी, पूरा नागलोक खंगाल डालिए। उस धोखेबाज दासी को पकड़ने के लिए अगर आपको इंसानों के बीच भी जाना पड़े तो भेष बदल कर चाहिए, लेकिन मुझे वो दासी और नागमणि किसी भी हाल में वापस चाहिए। काया गुस्से से उबल रही थी
और उसका ये रूप देखकर हर कोई सहम गया था। उसी वक्त से मणि और नम्रता की खोज शुरू हो गई, मगर कई महीने बीत जाने के बाद भी ना तो मणि का कुछ पता चला और ना ही नम्रता का। थक हार कर नाग पुरोहित वापस नागलोक लौट आए। नागरानी जी, अब कोई चारा नहीं बचा। लाख कोशिशों के बाद भी नागमणि और उस दासी का कुछ पता नहीं चला। नाग पुरोहित के इस तरह हार मान लेने से पूरी नाग सभा गुस्से में आ गई और सभी मिलकर नम्रता को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। नागरानी काया ने गुस्से में आकर नम्रता की माँ को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। नागमणि के बिना पूरा नागलोक कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन फिर अगली पूर्णिमा के दिन नाग सभा में एक नाग हाँफता हुआ आया। नागरानी जी की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या समाचार है? नागरानी जी, मणि का तो पता नहीं चला, लेकिन नागलोक के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे मैंने एक शिवलिंग को देखा। वो शिवलिंग बहुत चमक रहा था। उसकी चमक ठीक वैसी है जैसी हमारी नागमणि की थी। गुप्तचर की बात सुनते ही काया फौरन नाग पुरोहित के साथ उस शिवलिंग के पास पहुंची। नैना भी उनके साथ ही थी। और फिर नागरानी जी, ये शिवलिंग पहले तो यहाँ नहीं था, और जरा इसकी चमक तो देखिए। हो सकता है कि इसी में। तो जल्दी पता लगाइए नाग पुरोहित जी। काया का आदेश मिलते ही नाग पुरोहित ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल वो शिवलिंग नागमणि में बदल गया। काया ने फौरन आगे बढ़कर नागमणि को उठा लिया और फिर गुस्से में बोली, अच्छा, तो उस दासी ने ये खेल रचा था। मणि की शक्ति का ही इस्तेमाल करके उसे हमारी नजरों से दूर कर दिया। पर माँ, तुम चुप रहो नैना, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा क्या? उस दासी ने पूरे नागलोक को धोखा दिया है। नाग पुरोहित जी, अब हमारे पास नागमणि है, तो लीजिए, सब कुछ दिखा दीजिए साफ साफ, ताकि मेरी बेटी की आंखें खुल सके। इसके बाद नाग पुरोहित ने फौरन अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। उनके ऐसा करते ही मणि से कुछ रोशनी निकली और उस रोशनी में कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगी। नागमहल दुल्हन की तरह सजा था। तभी नम्रता की माँ ने उससे कहा, आज शाम को नागकुमारी नैना का नागाभिषेक है। एक काम कर नम्रता, तू जल्दी से जाकर जंगल से नागपत्ती के पेड़ की 3-4 पत्तियां ले आ। वो पत्तियां बहुत ही शुभ होती हैं। कहते हैं उन पत्तियों को यदि पानी में भिगोकर उस पानी को किसी पर छिड़को तो उसका कल्याण होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जान पर भी खेलकर उन पत्तियों को लाऊंगी माँ। चल अब जा भी, बातों नहीं कहीं की। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ। तभी नागमणि ने आगे दिखाया कि नम्रता जंगल में गई, लेकिन तभी उसे वहाँ पर तांत्रिकों की सेना नजर आई। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उस नागरानी काया और उसकी बेटी को मारकर हम नागलोक पर कब्जा कर लेंगे। हे भगवान, इतनी बड़ी सेना! नागरानी और नागकुमारी की जान खतरे में है। इससे पहले कि ये लोग नागलोक तक पहुंचे, मुझे ही कुछ करना होगा। मणि ने दिखाया कि अगले ही पल नम्रता सीधा महल के तहखाने में गई और नागमणि को अपने साथ ले आई। उसने नागमणि को अपने माथे पर धारण किया और फिर अकेले ही तांत्रिकों की पूरी सेना से भिड़ गई। कई घंटों तक नम्रता अकेले ही लड़ती रही, पर इस जंग में वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसके जख्म जानलेवा थे। फिर जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने मणि की शक्ति से उस पूरी जगह को ही जलाकर राख कर दिया। इसके बाद घायल नम्रता ने नागमणि से प्रार्थना की कि वो एक शिवलिंग में बदल जाए। नागमणि ने उसकी ये इच्छा पूरी की और इसके बाद नम्रता ने अपनी सबसे अच्छी सहेली नैना को याद करते करते वहीं दम तोड़ दिया। सच अब सबके सामने था और इसके बाद नागमणि से रोशनी आनी बंद हो गई। सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, खास तौर पर नैना बस रोए ही जा रही थी। लेकिन तभी उसे कुछ ख्याल आया। उसने फौरन जाकर नम्रता की माँ को नागलोक की जेल से आजाद किया और फूट फूट कर रोने लगी।